जय हिंद जय भारत। आज की इस वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण और इसके प्रश्नावली 2 क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, द्विघात समीकरण के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन करना है। ठीक है, तो मध्य पद को तोड़ने की पहले विधि देखेंगे, फिर इसका गुणनखंडन करना सीखेंगे। और मध्य पद को तोड़ना चैप्टर नंबर 2 बहुपद में सीख चुके हैं। ठीक है, जो द्विघात समीकरण है वो द्विघात बहुपद ही है। ठीक है, तो तोड़ना पहले भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें भी वही कार्य करेंगे। द्विघात समीकरण है यहाँ पे, और वहाँ पे द्विघात समीकरण के स्थान पे बहुपद था। तो ये था कि द्विघात समीकरण में ना मूल कहलाएंगे इसका आंसर। ठीक है, और उनका आंसर कहलाता था बहुपद में शून्यक। शून्यक और मूल दोनों एक ही है। ठीक है, तो मध्य पद को तोड़ने की विधि, गुणनखंडन मतलब गुणनखंड करने की प्रक्रिया है ना, यहाँ पे एन न लगे तो मध्य, पहले तो यह देखो कि हमारा समीकरण, द्विघात समीकरण में मध्य पद कौन सा होता है। तो मानक रूप कौन सा है, ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 होता है। तो यह देखो मध्य पद कौन है, ये है। ठीक है, ये मध्य, ये प्रथम और ये अंतिम। ठीक, तो इनके x² के गुणांक में a है, x के गुणांक में यहाँ पे b है, और ये c केवल कोई चर है ना। यहाँ पे a b c क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक होते हैं, संख्या होते हैं, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, वहाँ पे सीख चुके हैं। तो नियम यह कहता है कि मध्य पद को तोड़ने में कहता ये है कि मध्य पद को दो भागों में बांटना। देखो द्विघात क्या है, समीकरण के मध्य, और पहले यह बता दूं कि प्रथम पद को a कहेंगे। ठीक है, मध्य पद b भी कहलाता है, क्योंकि ये b है, ये c है, अंतिम पद c कहलाता है। प्रथम, मध्य, अंतिम। ठीक है, तो किसी द्विघात समीकरण के मध्य यानी मध्य सीधा बोलेंगे b, मध्य पद यानी b। ठीक है, ये a b c है ये। तो मध्य पद को दो भागों में तोड़ने की, यहाँ पे तोड़ने बोलेंगे ना, तोड़ने। ठीक है, तोड़ने की जरूरत होती है। ठीक, तो अब इसके नियम क्या है, तोड़ने की जरूरत तो होती है, मैंने तो बोल दिया। ठीक है, तो ये जो दो भाग होते हैं ना, ये जो दो भाग, मध्य पद b को क्या है, इसको दो भागों में तोड़ेंगे, पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है, आपके लिए नया नहीं है, चैप्टर नंबर 2 में सीख कर आए हैं। ठीक है, ये जो दो भाग होते हैं उनका कंडीशन होता है पहला कि ये दो भाग, जो ये दो भाग, ये दो भागों का योग मध्य पद के बराबर होना चाहिए। मध्य पद b के बराबर होना चाहिए, ये पहला स्थिति। दूसरी स्थिति एक और है, ये है ये कि ये जो दोनों भाग है, दो भाग बनेंगे, मध्य पद को तोड़ेंगे, दो भाग, चूंकि ये पहले से एक पद में है, एक पद
दो पद और बन जाए यानी दो भाग। तो दूसरा स्थिति ये है कि ये दोनों भागों का गुणनफल प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होने चाहिए। अभी आपको ना ये हिंदी में लिख रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा, मैं करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएंगे, ठीक है। इन सबको दिखा दिखा के हल करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाता, ठीक है। तो ये दो भागों का गुणनफल इन दोनों लिखो ना, ठीक है। इन दोनों, आप यहाँ पे इन दोनों भी लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों भागों का जो गुणनफल है, ठीक है, गुणनफल प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। गुणनफल प्रथम पद ए बोलते हैं, ठीक है। गुणनफल क्या है, इन दोनों मतलब जो ये इसको दो भागों में बांटेंगे ना, तो दो भाग में तोड़ दिया तो दोनों का गुणनफल, दोनों को गुणा करेंगे तो इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। मतलब इसको दो भाग में रहेगा, उसको दो संख्या बन गई समझो, ठीक है। दो पद दोनों को गुणा करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो उनका भी आंसर आएगा, दोनों एकदम बराबर होते हैं, ठीक है। तो यही है प्रथम पद और अंतिम पद सी के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ठीक, ये है। लेकिन मध्य पद को तोड़ने का क्या है, संभावित गुणनखंड निकालने के लिए हमको चिन्हों का प्रयोग, मतलब चिन्हों का ना सही उपयोग करना आवश्यक है, ठीक है। तो चिन्हों के लिए आप संभावित गुणनखंड निकालने के लिए ए सी का क्या होगा, प्रथम और अंतिम का गुणनफल करेंगे और इन दोनों का गुणनफल करेंगे, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम टू सेम होगा, ठीक है। ऐसे देखो दोनों भागों का गुणनफल बराबर मान लो 20 आएगा। ऐसे ही प्रथम पद ए और अंतिम पद सी दोनों का गुणनफल करेंगे तो भी 20 आएगा, मतलब बराबर रहेगा, संख्या बोल रहा हूँ ऐसे, ठीक है। होना आवश्यक है, ठीक है। चाहे ऋण लगा हो तो ऋण दोनों होना चाहिए, धन हो तो धन होनी चाहिए, ठीक है, ये बोल रहा हूँ। तो संभावित गुणनखंड निकालने के लिए ए सी का ही देखा जाता है ध्यान। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ ए गुणा में सी, अगर ये धनात्मक है, ठीक है। देखो एसी का यहाँ पे लिखा ना, एसी का गुणनफल या तो ऋणात्मक होगा या तो धनात्मक, दोनों में से एक तो होगा ही होगा, ठीक है। कोई भी गुण संख्या या तो धन होता है या तो ऋण होता है। तब इस स्थिति में चिन्हों का प्रयोग कैसे करेंगे, यह देखो ये माइनस, ये प्लस, ये मध्य पद भी है। ए क्या है, प्रथम पद है, सी क्या है, अंतिम पद है। ये बी और ये बी दो तरह के होंगे ना, एक तो या तो ये माइनस हो सकता है या तो मध्य पद क्या है, एक तो माइनस या तो प्लस हो सकते हैं। इसके आधार पे चिन्हों को उठाया जाता है। अगर मध्य पद ऋण है तो बड़ी संख्या ऋण लिया जाता है, यहाँ पे बड़ी, यहाँ पे छोटी, दोनों के बीच में गुणा, ठीक है। तो बड़ी संख्या मध्य पद को देख के लिया जाता है। मध्य पद अगर ऋण है तो बड़ी संख्या ऋण लेंगे, और मध्य पद प्लस है तो बड़ी संख्या प्लस लेंगे। अब इसके आधार पे देखेंगे AC क्या है, प्लस में है
बी प्लस है तो प्लस लिया, तो प्लस है, बी भी मतलब बी प्लस है तो सभी चीज़ें प्लस प्लस होती है, तो यहाँ पर छोटी भी प्लस लेंगे। और इन दोनों के आधार पे देखो प्लस प्लस है तो ऊपर आप ऋण 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 ऐसे याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। सी मतलब ए सी का गुणनफल प्लस है तो बी का देखेंगे मध्य पद बी अगर प्लस में तो बड़ी हम रखेंगे प्लस, तो छोटी को भी प्लस रखेंगे क्योंकि ये प्लस में है, प्लस होता है तो सभी चीज़ें प्लस प्लस होता है। ये प्लस है ये ऋण है तो दोनों को ऋण ऋण रखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक ये है और एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ए सी का ये है, अगर ये ए सी ऋणात्मक हो तब इसमें चिन्हों में फिर मतलब चिन्हों को चुनने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये ए सी लिख लो, ठीक है, इनके बीच में गुणा, इधर जगह नहीं है। अगर ये ऋण है, ये ऋण है तब मध्य पद क्या होगा, ऊपर में हमेशा ऋण बी और नीचे में प्लस बी, ठीक। बड़ी गुणा में छोटी, इसको अलग लिख लिया रहूँगा मैं, ठीक है। तो अभी बताए ना यहाँ पे कि मध्य पद को देखकर हम चिन्हों को लेते हैं, तो ये ऋण है तो ये ऋण बड़ी संख्या, छोटी संख्या ये प्लस में मध्य पद तो ये प्लस में। अब इस ऋण के आधार पे देखेंगे, ये चूंकि प्लस है और ये ऋण है तब क्या होगा, एक प्लस होता है एक ऋण होता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लस है एक ऋण है तो ये तो प्लस तो हो गया, यहाँ पे एक छोटी के लिए ऋण लगा दो। अब वैसे ही यहाँ पर भी याद रखने का तरीका, चूँकि ये प्लस माइनस में है तो ये भी प्लस माइनस में रहेगा। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस है बराबर बराबर, तो यहाँ पे ऋण था ना तो इसको भी ऋण कर दिया, बराबर बराबर ऋण ऋण प्लस प्लस, ठीक है। वैसे ही ये प्लस माइनस है तो ये भी प्लस माइनस होगा, चूँकि माइनस पहले से है तो छोटी हो जाएगी अब प्लस, तो अब देखो प्लस माइनस, तो ऐसा इसको अलग से लिख के रखा रहूँगा, इसको बता भी चुका हूँ, ठीक है, पहले से भी। तो ये संभावित क्या है, गुणनखंड में चिन्हों का प्रयोग है, ठीक है। तो इसको आगे हल कर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब प्रश्न दिखाता हूँ मैं, ये एग्जाम्पल नंबर उदाहरण 3 है, ठीक है। ये उदाहरण 3 प्रश्न यह देखो, इसका हल लेंगे, ठीक है। प्रश्न यह देखो, गुणनखंडन द्वारा समीकरण दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 लिखा है, ठीक है। इसके मूल ज्ञात करना है। यहाँ पे ना मूल मतलब आंसर है, वहाँ पे बहुपद था उसमें शून्यक हुआ करता था, शून्यक मतलब वो भी आंसर ही था। तो निकालने का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई अलग नहीं है। यहाँ पे मूल कहेंगे वहाँ पे शून्यक। तो समीकरण कौन सा दिया है, हल में सीधा लिखते हैं। ये द्विघात समीकरण कौन सा था, दिया है द्विघात समीकरण कौन सा था, ये 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 है, ठीक है। तो इसमें करना यह होता है, ये प्रथम है, ये मध्य है, द्वितीय नहीं बोलना, और ये अंतिम है। तो तुलना करते हैं, पहले तुलना करना पड़ता है। दिया है द्विघात समीकरण का लिखो, का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना था। मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ये देखो a बराबर कौन सा दिया है, देखो तुलना कैसे करना है ये भी जानते हो, x² का x² वाले के साथ,
एक एक्स का एक घात वाला है मध्य पद का मध्य पद और अंतिम पद का मतलब अंतिम पद का अंतिम पद के साथ। तो एक स्थान में क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो ए बराबर क्या दिया है, 2 + 2, तो प्लस को सामने नहीं लिखते हैं। और बी बराबर क्या दिया है, ऋण 5 दिया है, ठीक है, ये ऋण 5। सी बराबर दिया है +3, ये देखो सी बराबर, ये हमेशा इसमें कोई एक्स वाई नहीं रहेंगे, ठीक है, ये चर पद है, अचर पद है जी। तो ये +3 में है ये। तो मैंने ये बताया था ना कि मध्य पद को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रथम और अंतिम पद की क्या गुणनफल के बराबर है। तो ये मैं पहले प्रथम और अंतिम ए और सी का गुणनफल निकालता हूँ, जो इन दो, ये तो बाद में टूटेंगे ये दोनों भाग, ठीक है। इसको पहले लिख देना था इसे, पर 2 भाग यहाँ पे लिख दिया था, तो दोनों भागों को ऐसे लिख दिया। तो ए और सी के गुणनफल के बराबर रहेगा, ए सी बराबर में से लिखो, ए कितना दिया है 2 गुणा में सी कितना दिया है 3 बराबर कितना है 6। अब संभावित गुणनखंड मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, मैं इसे लिख रहा हूँ संभावित गुणनखंड। अब वहाँ पे बताया था कि इसी संख्या को, इसका प्लस माइनस नहीं उठाना है, बस संख्या बस को उठाना है। इसी को हम बड़ी संख्या मानेंगे, गुणा करेंगे, छोटी संख्या के लिए अपने आप हम 1 उठा लेंगे। दोनों का गुणा करा के देखो, 6 एकम 6 है, +6 है। अब मध्य पद हमारा क्या, माइनस, पहले तो ये माइनस है, ठीक हम जान गए, लेकिन ये भी ये नहीं, ए सी का गुणनफल क्या है, प्लस में है, देखो तो प्लस में है, तो ये वाली कंडीशन को देखेंगे हम। अगर ये ऋण में होता तो ये वाली कंडीशन से हम चिन्हों को उठाते, ठीक है। प्लस है, इसको उठाएंगे भी, ऋण है ये बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं कि इसका उपयोग नहीं होगा। तो यह देखो, ए सी का गुणनफल, 2 गुणा में 3 कितना है 6 है, +6 है, धनात्मक है। ये चिन्हों का प्रयोग के आधार पर उठाएंगे, ठीक है। धनात्मक है ना 6, इसके ऋण नहीं है, 6 ऋण नहीं है। तो अब देखो संभावित गुणनखंड कैसे बनाएंगे। बड़ी संख्या तो इसको ही ले लिए, छोटी के लिए आप एक संख्या पीछे में से लगा लेंगे। अब इसमें चिन्हों को रखेंगे इसके आधार पे। अब ये मध्य पद है, ये प्रथम पद है, सी अंतिम पद है, लेकिन ये बी क्या है, मध्य पद है। बी क्या है, मध्य पद, ये ठीक है। तो आप यह देखो ऐसे करके बताना था जी। आप यह देखो, ये मध्य पद है, ठीक है। अब यहाँ पे मध्य पद क्या है हमें देखना पड़ेगा। मध्य पद बी क्या है, ऋण 5 है, ये देखो यहाँ पे ऋण 5 है, ऋणात्मक है। तो ऋण वाले देखेंगे, मध्य पद क्या है, ऋणात्मक है, तो इन दोनों चिन्हों को उठाएंगे, बड़ी भी ऋण है, छोटी भी ऋण है, ठीक है, ऐसा कर रहा हूँ। धनात्मक चुनेंगे, इसके आधार पे ये 6 आया है, ठीक धनात्मक है। और छोटी बड़ी संख्या इसी को ही मानेंगे, यहाँ पे ऋण रहेगा, फिर भी +6 को ही उठाएंगे ना, उसमें चिन्ह हम अब डालेंगे, ऐसे समझाता जाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद मध्य पद क्या था, ऋण था, तो मैंने ये मध्य पद ऋण वाला है, ये मध्य पद धन वाला है, ठीक है। 2 कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। ऋण है तो दोनों बड़ी और छोटी दोनों माइनस चिन्ह होंगे, तो दोनों देखो यहाँ पे बीच में गुणा है ना, तो दोनों माइनस, ये माइनस और ये माइनस। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पे प्लस है ना ये, तो एक चीज़ बताया था ना कि मध्य पद को तोड़ेंगे, मध्य पद को, तो ये संभावित गुणनखंड निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन संभावित गुणनखंड, दोनों भागों का गुणनखंड तो बराबर में रहेगा, ठीक है, लेकिन ये मध्य पद बी के क्या है, योग के बराबर होगा।
तो पहले यह समझना कि यहाँ पे ये अगर प्लस है तो इन संख्याओं को जोड़ जोड़ के हमें देखना होगा कि ये -5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये लिखावट में मत जाना है, चूँकि लिखना आवश्यक है इसलिए मैं लिख दिया। अभी ये बताता हूँ, इसमें ध्यान देना, जो समझना है इसमें समझोगे। अगर ये प्लस है तो इन संख्याओं को जोड़ जोड़ के आपको देखनी है। नीचे आएंगे ना, अभी नीचे आएंगे, संभावनाएं अभी निकलते रहेंगे, तो जोड़ जोड़ के देखेंगे। तो प्लस है तो जोड़ जोड़ के, अगर ऋण है तो घटा घटा के देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी एक और संभावना याद रखना। तो यहाँ पे प्लस है तो मैं इन दोनों को जोड़ूं। ठीक है, प्लस है तो इन दोनों को जोड़ो, गुणा को भूल जाओ। 6 और 1 को जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा, और ऋण ऋण को जोड़ रहा हूँ तो ऋणात्मक संख्या आएगी ना, इसको बताते आता हूँ। तो -5 आनी चाहिए, जबकि ये -7 आ जाएगा। देखो कैसे, ऋण 6 और ऋण 1 को उठा रहा हूँ मैं, ये ऋण 6 ऋण 1, संख्या ऋण ऋण है तो संख्या आपस में क्या जुड़ जाती है, कितना होगा 7। ऋण ऋण है तो ऋण लगता है, तो ये मध्य पद के बराबर नहीं है। हमारा मध्य पद कितना है, 5 है भाई, ऋण 5। तो आगे हमें और संभावित गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो गुणा लगाओ। अब 6 और किससे जा सकता है, 1 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 2 से जा सकता है, तो इसमें भी ऋण 2 लगाओ। ठीक है, 2 तिया 6, 3 बार में। ठीक है, 3, और ये भी ऋण, मतलब ये हमेशा ऋण ऋण, ये चिन्ह कभी परिवर्तित नहीं होगा। अब इन दोनों को जोड़ के देखो क्या आता है, ऋण 3 ऋण 2, क्योंकि ये +6 है, 6 प्लस में है तो इसलिए संख्या को जोड़ना। ठीक है, हमेशा। और ये ऋण होता तो घटा के देखते, ऋण 3 और ऋण 2। आप सीधा 3 और 2 को जोड़ के देखोगे, सीधा बोल रहा हूँ, कितना 5 आ रहा है। लेकिन ये आपस में ऋण ऋण है, आपस में ऋण ऋण में है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है इन दोनों के बीच जोड़ना होगा। ऋण 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 है तो ये ऋण आएगा ना, तो 5 ऋण 5 आएगा, तो ये हमारे मध्य पद के बराबर है। ये मध्य पद भी है, बराबर भी कितना -5 है। तो ये संभावित गुणनखंड निकला। तो मध्य पद को कैसे तोड़ डाले हमने, अब इन दोनों का गुणा कराऊंगा तो ऋण और ऋण गुणा होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, 3 दूनी 6 ही रहेगा हमेशा। तो आप ऐसे करो, यहाँ पे ऋण 3 गुणा को भूल जाओ, ऋण 2 बराबर में कितना आएगा, ऋण और ऋण को जोड़ेंगे, संख्या जुड़ जाती है 5, चूंकि ऋण ऋण है तो ये ऋण 5, ये मध्य पद के बराबर हुआ। बस हमारा काम हो गया। अब चूंकि यहाँ पे x है ना, यहाँ पे तो यहाँ 3 के पीछे x, 2 के पीछे x, 5 के x, 5 के पीछे x। ठीक है, जोड़ देते यहीं पे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। 3 इसके पीछे में x, माइनस उठाओ, 2 के पीछे में x बराबर -5 है, इसके पीछे में x। बस ये -5 है दिया, यहाँ पे देखो -5x, और यहाँ पर भी दिया -5x। हमेशा याद रखना ये पूरे चिन्ह समेत। अब हम -3x -2x लिखेंगे, हमें कोई झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। इस -5x को हमने तोड़ डाला। ठीक, तो बताना पड़ेगा कि यहाँ पे बता सकते हो AC बराबर 6। ठीक है, AC बराबर 6 है ना, का क्या है, संभावित गुणनखंड। देखो संभावित गुणनखंड कौन सा है, इधर जाओ, देखो संभावित गुणनखंड ये है। ठीक है, -3 और -2 को आपस में गुणा करेंगे तो यही गुणनखंड है ना। गुणनखंड मतलब दो संख्या आपस में गुणा में हो, उसको गुणनखंड कहते हैं। 1 और 2 दो खंड है इसमें। ठीक है, गुणनखंड इसको लिखेंगे। ठीक है, गुणनखंड -3 गुणा में -2
का योग, इन दोनों का योग, आप इसको पूरा लिख सकते हो ऐसे, योग -3 -2 बराबर -5 है, जो मध्य पद b के बराबर है। ये हो गया। अतः करके लिखो, अतः करके लिखो या जो भी करके लिखना है लिखो। अब ये प्रथम को उतार रहा हूं मैं 2x² को, ठीक है। ये लिखो 2x² को उतार लिया। अब यहाँ पे देखो, ये आप यहाँ पे ऐसे में आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये -5x है, ये भी -5x है। इस पूरे माइनस, यहाँ पे हमेशा पूरे चिन्ह का मतलब पूरे चिन्ह समेत इसको रखना है, ठीक है। 2x² तो मैंने लिख लिया। अब इसके स्थान पे जो यही है ये पूरे को लिखेंगे, ठीक है। तो मैं -5x के स्थान पे लिख रहा हूँ, फिर +3 में आएंगे, ठीक है। लिखने के बाद -5x के स्थान पे मैं इतने को लिख रहा हूँ। कितना दिया? -3x -2x हो गया। इसके स्थान पे हमने इसको लिख लिए। अब लास्ट में दिया है +3 बराबर 0। ये देखो +3 बराबर 0 हो गया। हमारा मध्य पद टूट गया। बस मध्य पद को तोड़ने में झंझट होता है, ठीक है। अगर सरल लगा तो बताना। और ये देखो, अब इसके बाद क्या है, मध्य पद टूटने के बाद ना ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाते समय एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर ये मध्य 2 इधर है 2 इधर है, बीच में अगर ऋण है तो ब्रैकेट लगाते समय इसके में चिन्हों में परिवर्तन होगा। अगर ये ऋण है, चूंकि यहाँ पे ये ऋण है तो हमें शुरू से ही सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ग्रुप क्यों बनाएंगे? क्योंकि उभयनिष्ठ निकालेंगे और गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो ये देखो, एक ग्रुप तो ये बनेगा 2x²। इसके चिन्हों में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसको चिन्ह समेत लेंगे ना, ठीक है। 3x, ये एक ग्रुप बना। x के बाद ये देखो, अब ये माइनस है, ये माइनस। अब ब्रैकेट लगा रहा हूँ इन दोनों के लिए, तो ऋण क्या है, अब गुणा में आ गए ना, तो गुणा में आ गए तो चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2x लिखो आप, ये प्लस है ना, अब ये ऋण हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऋण होता तो प्लस हो जाता, मतलब चिन्ह परिवर्तित हो गया। परिवर्तित मतलब अगर प्लस है वो ऋण हो जाता है और ऋण है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। ये 3 बराबर में 0। अब गुणनखंड मध्य पद टूटा, फिर ग्रुप बनाए। चिन्हों का ध्यान रखेंगे, प्लस है तब तो नहीं लगेगा, चिन्हों में परिवर्तन नहीं होगा, प्लस रहेगा तो केवल माइनस रहेगा इस बीच में, तभी होता है चिन्हों में परिवर्तन। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर ऋण है तो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं में चिन्हों में परिवर्तन होता है। जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये प्लस क्या है, फिर ऋण क्या है, फिर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा है कि अब कर लिए क्या, ग्रुप बना लिए। अब उभयनिष्ठ निकालने का नियम या देखो बता चुका हूँ मैं। ये कौन कौन सा निकलेगा, देखो संख्या को देखेंगे, चर को देखेंगे। यहाँ पे देखो संख्या को पहले देखते हैं, ठीक है। 2 और 3 है, दोनों क्या है, 2 छोटी है, ठीक है, 3 बड़ी है। क्या 2 के पहाड़े में 3 आता है? तो नहीं आता, 2 दूनी 4 हो जाता है। तो ये दोनों नहीं निकलेंगे, ठीक है। संख्या को देखा जाता है और छोटी को देखा जाता है, क्या जो बड़ी है उसके पहाड़े में आता है? तो देखो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आ रहा है, तो ये दोनों नहीं निकलेंगे। लेकिन एक, इन दोनों में एक चीज कॉमन है ना, एक निकलेगा यहाँ पे। अगर
एक के पहाड़े में 2 भी आता है, 3 भी आता है, तो हम 1 निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे निकालेंगे देखना। तो मैं ये कर रहा हूँ, ये 1 को यहाँ पे नहीं निकालेंगे, केवल यहाँ पे ना हमेशा निकाल के देखेंगे, अगर कुछ ना निकले तो 1 निकालना पड़ेगा यहाँ पे हमेशा, इस चीज़ को भी याद रखना होगा। तो ये दोनों तो नहीं निकलेगा। अब चर में चलते हैं, ये x है, ये x स्क्वायर है, मतलब ये छोटी है, ये बड़ी है। क्या x के पहाड़े में ये आता है? तो हाँ आता है भाई, चूँकि ये x है, x का वर्ग भी है, तो छोटी को निकाला जाता है। ठीक है, मैं छोटी को निकाल लिया, ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि अब तीसरी तो दोनों में नहीं है। अब जिसको निकाले हैं उसी से भाग दे दो, तो ब्रैकेट में क्या बचता है वो पता चल जाता है। यहाँ पे 2x स्क्वायर है, बटा में इसी x को रख दो, माइनस 3x बटा में इस x को रख दो, भाग कर दो। तो देखो x को निकाला तो ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा वो पता चलता है कैसे, ऐसे उसी संख्या से भाग दे दो। अब ये ऋण है, ये ऋण लगा दिया मैं। अब देखो यहाँ पे 2 और 3, 2 छोटी है, 3 बड़ी है, 2 को हम निकाल नहीं सकते क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। ठीक, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो ये x भी नहीं निकलेगा और 2 और 3 भी नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जब कुछ नहीं निकलता है तो 1 निकालना आवश्यक है, क्योंकि 1 के पहाड़े में 2 भी आता है, 1 एकम में 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, तो 1 को निकाल लो। ठीक है, कुछ नहीं निकालेगा तो 1 यहाँ पे निकाल नहीं होगा, यहाँ पे 1 निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कह मैं यह रहा हूँ कि अब इस 1 को भाग दे देंगे, चूँकि आप जानते हो 1 का भाग देंगे तो यही आएंगे, 1 माइनस 3/1 बराबर में 0। अब आप यह देखो, गुणा करते समय इसमें बताया था कि गुणा करते समय, इसी लेसन में चैप्टर में सीखे कि गुणा करते समय क्या संख्या जुड़ जाती है। अब भाग करते समय घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। ठीक है, तो याद रखना संख्या संख्या के साथ होता है, यहाँ पे संख्या नहीं ना, चर राशि का चर राशि के साथ होता है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। तो यह देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे संख्या नहीं है तो संख्या मैंने लिख लिया। अब इन दोनों का देखते हैं, ये x स्क्वायर है, बटा में x है, तो आप x लिखो, चूँकि समान आधार में भाग होगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 घात है। ठीक है, ये 2 लिखो, और भाग करते समय क्या होती है, घातें घट जाती है, तो ऋण लगा दो, यहाँ पे 1 है ये, तो 1 से बराबर 1 का 2 में 1 घटा तो 1 घात आया, 1 घात मतलब यही। ठीक है, 1 घात को लिखा नहीं जाता, 1 सही आएगा, तो इसको लिख के रख लेना, या तो बताया भी हूँ मैं सेकेंड चैप्टर में। तो इन दोनों को भाग करेंगे तो इसका 2 घात है, इसका 1 घात है, घात घट गई तो केवल 1 घात बचेगा, तो वो है x का 1 घात। ठीक, ये माइनस है, ये माइनस, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो संख्या को सीधा उतार दो, क्योंकि संख्या का कोई भाग नहीं होगा। ये दोनों कट गए समझो। ठीक है, 1 घात 1 घात 0 घात हो गया, 0 घात मतलब यह भी सीख लो। देखो x x मतलब 0 घात हो गया, 0 घात मतलब 1 होता है, कोई भी संख्या का अगर 0 घात है तो वो 1 ही देता है। ठीक है, चाहे मान लो 500 का 0 घात है तो कितना होगा, 1 ही होता है। ठीक है, तो ये दोनों कट गए, मतलब 1 आया, और 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 ही आता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते कट गया करके, ब्रैकेट क्लोज। ये माइनस है, माइनस, ये 1 है, 1 का गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो वही आएंगे, तो इसको वही लिख लो, ये बराबर में 0। और यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे आने के बाद आप हर हमेशा चेक करना ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर है क्या सेम टू सेम है। अगर सेम टू सेम है
तो आप इसको बिल्कुल सही तरीके से हल किए हो, ठीक है। 2x माइनस थ्री है, 2x माइनस थ्री है, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों का गुणनखंड निकाल लिया मैंने, ये 2x माइनस थ्री, ये अब x और माइनस एक का भी गुणनखंड यहाँ पे ले लिया मैं, बराबर में 0, ठीक। और इसके बाद करना ये होता है कि हमें शून्यक लेना पड़ता है। शून्यक लेने पर, उसमें भी शून्यक लेने पर ही लिखते थे ताकि मूल आए, तो हम यहाँ पे शून्यक ही लेंगे क्योंकि इन दोनों के बराबर में शून्य लिखेंगे। ये बड़ा आसान है, देखो। अब शून्यक लेने पर लिख लो। अब उसके बाद आएगा ये शून्यक लेने पर, इसको शून्य के बराबर लेंगे, इसको भी शून्य के बराबर में, तो ब्रैकेट को हटा दो, 2x माइनस थ्री बराबर 0 या x माइनस वन बराबर 0, ये। अब इसके बाद करना ये है कि हमेशा याद रखना, जो संख्या अकेला उसको पहले, और जो x को यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र करेंगे हम। x को स्वतंत्र करेंगे तो क्या, सभी संख्याओं को शून्य की ओर भेज देंगे। तो पहले जो स्वतंत्र चर है उसको इधर लाते हैं, ये 2x है बराबर है 0, 0 यानी कुछ नहीं, इधर माइनस थ्री इधर आके प्लस थ्री, या ये x लिखा मैं, माइनस एक इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस एक है, ठीक। ये x पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया है, लेकिन ये x में भी दो का गुणा है, ठीक है, दो का गुणांक है। इस दो का गुणांक को इधर लाता हूँ मैं, ये x बराबर हो गया, इधर तो 3 है, चूंकि दो क्या है गुणा में, इधर आके भाग बना लिया, तो x का मान क्या निकला, 1 3/2 और 1 1 निकला, यही आंसर है। और दो मान क्यों निकला, क्योंकि दो घात वाला समीकरण है। एक घात वाले में एक मान निकलता है, दो घात में दो मान निकलता है, तीन घात में तीन मान निकलता है। ये बहुपद में पढ़े थे, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में। त्रिघात बहुपद में x का 3 मान निकलता था, ठीक है। अधिकतम शून्य कितने थे, 3 थे, तो 3 मान समझो। शून्यक और मूल एक ही है ना, दोनों एक ही है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। बहुपद में शून्यक बोलते हैं, द्विघात समीकरण में मूल बोलते हैं। ये मूल है, और अगर इसमें पढ़ते भी क्या कहते हैं, बहुपद, तो इसको अभी शून्यक बोल रहे होते। यहाँ पे शून्यक लेने पर वो वाली शून्यक वाला आंसर नहीं समझना। शून्यक लेने पर मतलब शून्य के बराबर लेने पर है, ठीक है। यहाँ पे मूल लेने पर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले शून्यक लिखना ही सही रहेगा, तो ऐसा हल करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर कितना है, 4, यह देखो। उदाहरण नंबर 4, द्विघात समीकरण दिया है, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हल में लिखना, सीधा लिखो हल में, द्विघात समीकरण क्या है, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 का मानक रूप, आप मानक रूप यहीं पे लिख सकते हो, या पूरा लिखने की जरूरत नहीं कि द्विघात समीकरण के मानक रूप से, का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से
तुलना करने पर, तुलना करना आप जानते हो, ठीक है। तो तुलना करते हैं। ए के बराबर में क्या दिया है, 6 दिया है। ए बराबर दिया है 6 प्लस 6 है। बी बराबर दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 है। माइनस तो दिया है, 1 दिखाई दे रहा है नहीं, तो यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो 1 कुछ नहीं दिया है करके कुछ मतलब नहीं है, बी का मान नहीं निकाल लेना, ठीक है। बी का मान 0 नहीं निकाल लेना, यहाँ पे 1 होता है। सी बराबर कितना दिया है, -2। सामने वाले चिन्ह को किसी भी संख्या का चिन्ह माना जाता है, पीछे के चिन्हों का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन गुणा और भाग में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे गुणा में हो और कोई संख्या हो तो होता है, वो तो सबका होता है, ऋण होता है, प्लस होता है तो होता है। अब हम ए सी का क्या गुणनफल निकालेंगे। ए सी का गुणनफल 6 दिया है, ए बराबर 6 गुणा में सी है -2, चूँकि -2 है तो ब्रैकेट में ये माइनस है ये प्लस है तो ऋण देगा। अब देखो बड़ा सुंदर तरीके से यहीं से सीखने को मिलेगा, दोनों जो वो ग्राफिक्स बना है उसका, ठीक है। तो यह देखो ये ऋण है, ये ऋण है, गुणनफल करके ऋण ही देगा, 6 दूनी 12। अब देखो यहाँ पे ऋण है, लेकिन मैं जो संभावित गुणनखंड है उसको ले रहा हूँ, 12 को उठा रहा हूँ। देखो ये 12 उठाया, गुणा किया, छोटी संख्या के लिए 1 लिख लिया, बड़ी संख्या के लिए 12। मैंने ऋण 12 लिया नहीं लिया, केवल 12 ही लेना है, प्लस रहे या माइनस से कोई लेने देने। अब हम इसमें चिन्ह खुद डालेंगे, 12 एकम 12, लेकिन अब ये चिन्ह भी ऋण 12 होनी है, ठीक है। तो संभावित गुणनखंड के लिए कौन सा, देखो ए सी का गुणनफल कितना आया है, ऋण 12, ठीक है। तो ऋण आया है तो इस प्लस वाले को अब नहीं देखेंगे, अब ये ऋण वाले को देखेंगे। चिन्हों का संभावित गुणनखंड में चिन्हों का प्रयोग कैसा रहेगा, तो ये ऋण वाले को देखेंगे, मध्य पद ऋण है या प्लस, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से भी पता चल जाएगा ऋण है करके। बी क्या है, ये ऋणात्मक दिया है, तो अब ऋण वाले ऋण बी वाले देखेंगे, मध्य पद। ए सी का गुणनफल इसको ऐसे कर लो जी, यहाँ पे उल्टा दिखा है ए सी, अब दिखा ए सी जैसा, ठीक है। अब ए सी दिखा ए सी जैसा, ठीक। अब देखो ए सी ऋण है, मध्य पद भी ऋणात्मक है, तो बड़ी और छोटी में इन दोनों चिन्हों को लेंगे, बड़ी में ऋण लेंगे, छोटी में प्लस लेंगे, ठीक है। बड़ी हमारा 12 है, छोटी हमने भी 1 माने हैं, ठीक है। ऐसे लेंगे, इसको ऋण लेंगे, इसको प्लस लेंगे, प्लस है फिर भी यहाँ पे प्लस लिखना होगा, नहीं लिखेंगे प्लस तो प्लस दिखाई ही देता है, ऐसा नहीं, दोनों में ऋण और प्लस लगाने हैं, ठीक है। अब देखो ऋण 12 और ऋण 1 का गुणा करूँगा तो ये ऋण 12 आएगा, ठीक है। माइनस और प्लस का गुणनफल ऋण देता है। अब यहाँ पे ऋण है, दिखाता हूँ ये कहाँ पे था, ये प्लस 6 था ना, तो संख्या को जोड़ के देखो, 5 3 2 5 मध्य पद के बराबर था ना, प्लस था तो जोड़ के देखनी है। अब यहाँ पे 12 क्या है, ऋण है। अब इन दोनों संख्याओं को घटा के देखना है, 12 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11। ये तो 1 है, अभी बहुत तो आगे जानी है, ठीक है। अब मैं गुणा लगाता हूँ, 12 क्या 2 से भी चला जाता है तो +2 लिखो, 2 छक्के 12, ठीक। ये इसको भी ऋण, इसको भी प्लस, ये दोनों का गुणनफल होगा तो ऋण 12 ही देगा। अब इन दोनों को घटा के देखो, 6 में 2 घट गया तो कितना बचेगा, 4। मध्य पद के बराबर है, 4 है ये, नहीं है 1 है ये, आगे और जाना होगा। अब 12 3 से भी जाता है, ये 3, ठीक। और ये इसको नहीं लेना, ऊपर को है भाग देना, 3 चौक 12, ये 3 चौक 12 ऋण लगेगा ना, ये पूरा पक्ष ऋण, ये पूरा पक्ष धन, और ऋण और प्लस का गुणा होता है ऋण 12, हमेशा ऋण 12 ही रहेगा।
अब ये ऋण है तो मैंने कहा घटा घटा के देखेंगे, 4 में 3 को घटाएंगे, 4 में 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। हाँ, ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे संभावित गुणनखंड हो सकता है। ऋण 4 और प्लस 3 को घटा के देखो आप, तो चूंकि घटाएंगे तो 1 आएगा और 4 बड़ी है, इसके लिए ऋण लगेगा तो ऋण 1 आएगा, ठीक है। तो यही हमारा संभावित गुणनखंड है। आप रफ कार्य करके देख लेना ऐसे, जैसे इनको बताए ना, इनको ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बताया। आप रफ कार्य कर करके देख सकते हो, अगर फटाक से हल नहीं कर सकते तो और आपको जरूरी नहीं कि आप इधर ही करो, आप लाइन से करते चले जाओ अपने कॉपी में, ठीक है। तो अब देखो, गुणा को भूल जाओ, ऋण 4 और प्लस 3 बराबर कितना होगा, एक ऋण है एक प्लस है तो संख्या घट जाएगी, 4 में 3 गया तो 1, 4 बड़ी है तो ऋण, क्योंकि 4 की ऋण लगा, ये हुई। और अब ये कौन से है, एक्स में, जरूरी नहीं एक सही रहे, एक्स वाई जेड या यू भी होता है, ठीक है। तो पीछे में 4 के पीछे में एक्स लगा दिया, प्लस 3, 3 के पीछे में एक्स लगा दिया, बराबर है ऋण 1 है, ऋण 1, इसके पीछे में मैं एक्स लगा दूँ। चूँकि 1 का गुणा एक्स के साथ करने से क्या होता है, एक सही देता है, तो 4x प्लस 3x बराबर 1 को नहीं लिखा जाता, -x लिख रहा हूँ, ठीक है। अब -x है, इसके स्थान पे ये पूरे को लिखना होगा, ये -x है ना भाई, इसके स्थान पे ये पूरा -4x प्लस 3x को लिखेंगे। तो लिखता हूँ, पहले तो यह बताता हूँ ये कि AC बराबर -12 का गुणनखंड, कौन सा है ये, गुणनखंड का, यानी गुणा वाले चिन्ह को ऊपर जाके देखना, ये गुणा में रहेगा, -4 गुणा में +3 का योग, आप इसको लिखेंगे, इसको -4 + 3, या आप इसको नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, समझ में आया ऐसे करके। आप इसको लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्ट 6x² करो, -x के स्थान पे डायरेक्ट इसको लिखो, क्योंकि ये संभावित गुणनखंड निकालने की विधि है। इसको आप अपने कॉपी में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ -12 किए, या आप इनको नहीं लिखोगे, माइनस, मतलब इन सभी को देखो, चूंकि कर रहे हैं ना तो हम कॉपी में लिखेंगे ही भाई, ठीक है, लिखना आवश्यक है। क्योंकि हमें क्या देता है, ये एक समझदारी देता है कि ये प्रश्न ऐसे हल होगा करके। डायरेक्ट मैं 6x² - x -2 है, उसके बाद डायरेक्ट इसको लिख दूंगा इसके जस्ट बाद। तो ये सभी चीज़ों के कारण हुआ है, इन सभी चीज़ों के कारण हुआ है, वो कैसे पता चलेगा। तो का योग कितना है, -1 है, जो मध्यपद b के बराबर है, ठीक है। अब सीधा आप अपना पहला पद किधर है, ये 6x² उतारो, 6x², और ये -x दिया ना यहाँ पे, -x, इसके स्थान पे आप इस पूरे को उतारो, -x के स्थान पे ये -4x, ये +3x खत्म हो गया, ठीक है। अब -2 दिया है, बराबर में 0, -2 बराबर 0। ये आप, मैं सीधा अगर ये करूं कि इसके बाद डायरेक्ट इसको उतार दूंगा तो इन सब चीज़ों के कारण हुआ है वो पता नहीं चलता है, ठीक है। अब ये हमारा मध्य पद टूट गया, यहाँ पे देखो मध्य में क्या है, प्लस है, तो ब्रैकेट में लेते हुए चिन्हों में परिवर्तन नहीं होगा, ऋण के समय नहीं हो, प्लस के समय नहीं होता है, ठीक है। तो बस ग्रुप बनाओ इन दोनों का,
6x² माइनस 4x, एक ग्रुप ये दोनों का, ये प्लस है ब्रैकेट लगाएंगे तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 3x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे ऋण था, यहाँ पे प्लस था। देखो यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे प्लस क्या है, परिवर्तित होकर ऋण हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन यहाँ पे ऋण है, यहाँ पर भी ऋण है। प्लस होता है तो चिन्हों में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसको समझाते हुए आता रहता हूँ। बस अब उभयनिष्ठ निकालो भाई। उभयनिष्ठ निकालने के लिए संख्या को पहले देखा जाता है। 4 और 6, 4 के पहाड़े में 6 आता है तो नहीं आता, लेकिन ये 4 और 6 2 के पहाड़े में आता है। जब देखो उभयनिष्ठ निकालने का पहला नियम बता चुका हूँ ना, उसमें आप जाना प्लेलिस्ट में, बेसिक मैथमेटिक रूल 23 वीडियो है, 55 मिनट जितना है। ठीक है, 5 से कम है, 5 से थोड़ा ज़्यादा एक आगे वीडियो, उसमें 65 या 75 बताया है गणितीय चीज़ों को हल करना कैसे होता है। तो देखो 4 और 6 में छोटी 4 है, तो 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता। जब दोनों नहीं आते एक दूसरे के पहाड़े में, तो छोटी से भी छोटी वाली संख्या को देखना। 4 से छोटी कौन है, 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 के पहाड़े में 6 आता है, लेकिन 4 के ये 3 क्या 4 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 4। 3 से भी नीचे चले जाना, 2 आता है। हाँ, तो 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी नहीं मतलब 2 दूनी 4 होता है, और 2 तिया 6 होता है। 2 के पहाड़े में आता है 4 और 6, तो 2 को निकालना जो छोटी है। 2 के पहाड़े में देखो 2 दूनी 4 आता है, 2 तिया 6 आता है, तो छोटी को थोड़ा सा गलती हो गया। ये x में छोटी ये है x, ये बड़ी, तो छोटी को निकालते हैं। यहाँ पे x है। ठीक है, अब इसी से भाग दे देते हैं। 6x² बटा में 2x माइनस 4x बटा में 2x, ये प्लस है। अब यहाँ पे देखो 2 और 3 दोनों एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आता, लेकिन 2 से भी छोटी जाओ, 2 से छोटी संख्या 1 है, 1 के पहाड़े में दोनों आता है। ठीक है, 1 को तो निकालेंगे ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे कोई नहीं निकल रहा है ना। देखो संख्या भी नहीं निकल रहा है, x तो नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें x नहीं है, तो कुछ नहीं निकलता, तो 1 को निकाल दो, क्योंकि 1 के पहाड़े में 2 और 3 भी आता है। शायद ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर भी था, ये वाला, लेकिन थोड़ा उल्टा है। बस 3x बटा में 1, 2 बटा में 1 बराबर में 0। उभयनिष्ठ निकालना आवश्यक है ना, सीखना आवश्यक है। गलत निकाल दिए तो गलत आंसर। ये 2x है, 2x संख्या से साथ भाग गुणा होता है। ठीक है, 2 तिया 6, 2 तिया 3 बार में 6, इन दोनों का गुणा करूँगा तो एक घात घट जाएगा ना, बताया हूँ। ठीक है, याद रख लेना। x तो मैंने लिखा और 2 में एक घात घट गया तो एक घात बस बचेगा, एक घात को नहीं लिखा जाता है। माइनस माइनस संख्या के साथ भाग चर का, 2 दूनी 4, x से कट गए जी। ठीक है, 0 हो जाते हैं, 0 घात मतलब 1, ये प्लस 1 और 1 का करेंगे तो वही देगा 3x माइनस 2 बराबर 0। देखो दोनों समान है, यानी हम बिल्कुल सही कार्य करते आ रहे हैं। ये 3x माइनस 2 इन दोनों का निकाल लिया हमने उभयनिष्ठ। अब ये दोनों बस बच गए, उसको एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर में 0। अब शून्यक लेने पर दोनों को शून्य के बराबर 3x माइनस 2 बराबर 0 या 2x प्लस 1 बराबर 0। तो संख्या वाले को पहले पक्षांतरित करो दोनों में,
3x को लिखो बराबर है 0 है, 0 को छोड़ो, -2 इधर आके +2, या ये +1 है इधर आके माइनस हो जाएगा 2x बराबर में प्लस इधर आके -1। ठीक, अब ये 3 गुणा में है तो इधर आके भाग बनाएगा, 2 गुणा में इधर आके भाग बनाएगा। तो x को स्वतंत्र लिखो, 2 है, 3 क्या इधर आके भाग बना लिया, या x 2 गुणा में इधर आके पहले से इधर -1 दिया है और 2 है तो ये 2, तो यही दोनों आंसर है हमारे। ठीक है, x बराबर ये आया और x बराबर 2/3 और एक यहाँ -1/2 आया। कौन सा 2 एग्जाम्पल नंबर 2 था। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 तक था और ठीक है 1 घंटे होने को है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।